जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी का ईरान में अंतिम संस्कार होना है और उस दिन 2 करोड़ से भी ज्यादा जनता शामिल होने वाली है। तो फिर किसने कहा है कि यह बिल्कुल सही समय है टारगेट करने का? अमेरिका और इजराइल से विनती की है कि भैया यही सुनहरा मौका है सारे जिहादियों को एक साथ बम से उड़ाने का। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या अयातुल्ला अली खामेनी के जनाजे में होगा बम अटैक? क्या 2 करोड़ की भीड़ पर बड़ा अटैक होने वाला है? क्या है जानकारी? किसने ये बात कही दोस्तों? अमेरिका से किसने दी इजराइल को ऐसी खतरनाक सलाह? सबसे पहले आपको चौंकाने वाली जानकारी बताएंगे जो कोई नहीं बताएगा। बताएंगे अयातुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से कौन कौन जा रहा है। महबूबा मुफ्ती के अलावा इस अटैक वाली खबर ने दोस्तों पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और ईरान में यूं समझ लो कि मातम छाया हुआ है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत आ रहे जहाजों पर गोलियों की बौछार, लदा था 20 लाख बैरल कच्चा तेल। तो एक्शन में आई भारतीय नेवी। वहीं दोस्तों भारतीय सेना की पोल लेने बेलारूस पहुंची पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ। बड़े हथियार डील की बड़ी तैयारी, क्या बढ़ेगी भारत की टेंशन? तो वहीं पीओके के नेता ने रातों रात बड़ा कबूलनामा कर दिया, कह दिया हमारे हाथों में हथियार पाकिस्तानी सेना ने ही थमाया है। दोस्तों आज एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको जानकारी बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि सिंधु जल समझौता दोबारा फिर से तभी लागू होगा जब पाकिस्तान आतंकवाद मुक्त होगा और भारत तभी बातचीत भी करेगा और पीओके भारत लेकर ही रहेगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं अभी की सबसे बड़ी तड़कते भड़कते खबर की, जिसने दुनिया में भूचाल ला दिया है, खासकर ईरान की हालत खराब कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यही हमले का सही टारगेट होगा खामेनी के जनाजे की भीड़। देखकर अमेरिका से नेतन्याहू को सबसे बड़ी सलाह। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीबी एक्टिविस्ट लारा लूमर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो ईरान के साथ तनाव बढ़ाने वाला है। यही नहीं, उनके बयान की दुनिया भर में आलोचना हो रही है और बेहद क्रूर बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि लारा लूमर ने 4 महीने बाद होने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार को हमले का सही वक्त बता दिया है। उनका कहना है कि इस मौके पर अमेरिका और इजराइल को चूकना नहीं चाहिए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि खामेनी का अंतिम संस्कार हो रहा है, ये हमारे लिए टारगेट का बिल्कुल सही मौका होगा। दोस्तों इसके अलावा एक और पोस्ट में लॉरा ने लिखा कि मैं कभी इतने सारे जिहादियों पर एक साथ बम गिराने के लिए अमेरिका और इजराइल को ना बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। लॉरा लूमर लंबे समय तक डोनाल्ड ट्रंप की करीबी रही है। उनका यह कहना रहा है कि अमेरिका और इजराइल को कभी भी ईरान पर नरमी नहीं दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था कि सैयद अली खामेनी का शव इतने समय से डीप फ्रीजर में रखा है, अब उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। इसी पोस्ट पर लॉरा लूमर ने लिखा है कि ये मौका तो हमला करने के लिए बिल्कुल सही वक्त है, सही समय है। उनकी इस टिप्पणी के लिए खूब आलोचना अब की जा रही है। दोस्तों बता दें कि लॉरा लूमर अक्सर इस्लाम को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां करती रही हैं। वो अमेरिका की मुस्लिम सांसद इल्हान उमर की भी आलोचक रही हैं। इल्हान की तो डोनाल्ड ट्रंप भी आलोचना करते रहे हैं और कई बार मजाक भी उड़ाया है। लूमर ने डोनाल्ड ट्रंप को कई बार भू राजनीतिक मामलों का जीनियस बताया है, लेकिन ईरान के साथ समझौते को लेकर उनका कहना था कि यह गलत है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों, अयातुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग शामिल होने वाले हैं। यह कार्यक्रम शनिवार से शुरू होकर 6 दिनों तक चलने वाला है और ईरान और इराक के अलग अलग शहरों से गुजरेगा। ये सब कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है क्योंकि ईरान को डर है कि इजराइल और अमेरिका खामेनी के जनाजे को भी निशाना बना सकते हैं। अयातुल्ला अली खामेनी की मौत फरवरी के अंत में हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों में हुई थी। ऐसे में ईरान इसे अपने इतिहास का सबसे भव्य कार्यक्रम बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और भारी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे। 2 करोड़ लोग मायने रखता है और इस बीच लॉरा लूमर का यह बयान देना वाकई में ईरान की हालत खराब कर रहा है। दोस्तों ईरान को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भैया अगर वाकई में नेतन्याहू ने हम पर अटैक किया तो हम अपने आप को बचाएंगे कैसे, और इन नागरिकों को कैसे बचाएंगे जो भारी मात्रा में इसमें शामिल होने आ रहे हैं, कैसे उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। इस एक छोटे से बयान ने पूरे ईरान को हिला कर रख दिया है। दोस्तों आपको बता दें इसमें भी सबसे बड़ी चौंकने वाली बात यह है
कि प्रधानमंत्री मोदी जी तक को इनवाइट किया गया है इस अंतिम संस्कार के दिन। हालांकि पीएम मोदी जी नहीं जाएंगे, जहां तक जानकारी सामने आई है पीएम मोदी जी इस जनाजे में वो नहीं सम्मिलित होंगे, लेकिन भारत से भी कई सारे नेता ईरान के इन्विटेशन पर ईरान जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होने का आधिकारिक निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया है और वो ईरान 100% जाएंगी। अगर केंद्र सरकार की ओर से यानी भारत सरकार की ओर से ईरान जाने की बात करें तो बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश मंत्री पवित्रा मार्गरीटा खामेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके साथ विदेश मंत्रालय के कई अधिकारी भी शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी निमंत्रण मिला है। कांग्रेस की अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को अंतिम संस्कार समारोह के लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ है, लेकिन सूचना यह है कि सलमान खुर्शीद कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां जाएंगे, खड़गे नहीं जा पाएंगे। वहीं महबूबा मुफ्ती के अलावा जम्मू कश्मीर अंजुमन ए शिरी शियान के अध्यक्ष आगा सैयद हसन मोसावी अल सफावी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं शामिल होंगे इस यात्रा में, तो आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पहले से तय राजकीय यात्राओं के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके बजाय भारत सरकार का आधिकारिक प्रतिनिधित्व एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल करेगा, जो हमने आपको बताया। इस बीच इस महा आयोजन से पहले इस प्रकार की धमकी वाकई में दोस्तों हर किसी को चौंका रहा है और ईरान की तो हालत खराब कर रहा है। अब देखना ये होगा ईरान इसका क्या जवाब देता है और क्या इजराइल वाकई में ऐसा करने पर विचार करेगा, ये सोचने वाली बात रहेगी। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो अवश्य कमेंट करके बताइएगा। रिक्वेस्ट है अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, इसको जरूर दबा दीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी खबर की, जहां भारत आ रहे जहाज पर गोलियों की बौछार, लदा था 20 लाख बैरल कच्चा तेल। एक्शन में आई नेवी। दोस्तों इराक से करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे एक जहाज पर फायरिंग का सनसनीखेज मामला अब सामने आया है। एमटी सैनमार हेराल्ड नाम का ये तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी जल क्षेत्र के पास हमले की चपेट में आ गया। हालांकि चालक दल की सूझबूझ से यह जहाज सुरक्षित रूप से ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर पहुंच गया है। दोस्तों बता दें जानकारी के अनुसार इस जहाज पर इराक का बसरा मीडियम और बसरा हैवी क्रूड ऑयल लदा हुआ है। जब ये टैंकर ईरानी जल क्षेत्र के करीब से गुजर रहा था तभी उस पर गोलियां दाग दी गई। इस दौरान छर्रे लगने से जहाज के ब्रिज यानी नियंत्रण कक्ष हिस्से को नुकसान पहुंचा है। हमले के तुरंत बाद जहाज और उसमें सवार लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रू ने इसका रूट बदल दिया। जहाज पर कैप्टन समेत कुल 22 क्रू मेंबर्स सवार थे। हमले में किसी को चोट तो नहीं आई और सभी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। रूट बदलने के बाद जहाज बिना किसी अन्य खतरे के भारतीय तट तक पहुंचने में सफल रहा। वाकई में दोस्तों अगर भारतीय नौसेना अपना सूझबूझ नहीं दिखाती तो आज यह जहाज खतरनाक स्थिति में होता। वहीं आपको बता दें भारतीय सेना की पोल लेने बेलारूस पहुंचे पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ। बड़े हथियार डील की तैयारी बढ़ेगी, क्या टेंशन बता दें। ऑपरेशन सिंदूर में हारने के बाद से ही पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ अपनी सैन्य तैयारी मजबूत करने में लगी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी वायुसेना को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तानी फाइटर जेट का शिकार किया। वहीं भारतीय ड्रोन विमानों ने पाकिस्तानी एयरबेस पर जमकर तबाही मचाई और रडार को उड़ा दिया। भारत के रूसी हथियारों की सफलता से पाकिस्तान परेशान है और उसने रशिया में S-400 सिस्टम की जासूसी कराने की कोशिश की, लेकिन वो फेल रहा। अब पाकिस्तान दूसरे रास्ते रशिया हथियारों पर नजर गड़ा रहा है। पाकिस्तानी वायुसेना के चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू बेलारूस के दौरे पर पहुंचे हैं, जो रूस का करीबी सहयोगी देश है। दोस्तों रूसी मीडिया स्पुतनिक की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ बेलारूस की राजधानी मिन्स्क पहुंचे हैं, जहां वो एक उच्च स्तरीय सैन्य बातचीत करेंगे। इस बातचीत में ज्यादा द्विपक्षीय सहयोग, अनुभव आदान प्रदान, सैनिकों की ट्रेनिंग और दोनों देशों में रक्षा ढांचे के बीच करीबी संबंध शामिल है। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ रिटायर रियर एडमिरल फैजल शाह का मानना है कि यह यात्रा एक बड़े रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ ने यह यात्रा ऐसे समय पर की है जब पिछले साल जून महीने में बेलारूस का दल पाकिस्तान पहुंचा था। पाकिस्तान ने बेलारूस को पायलटों की शुरू से लेकर अंत तक पूरी ट्रेनिंग देने का बेलारूस को ऑफर दिया है। वहीं बेलारूस से पाकिस्तान चाहता है कि वो उसे ड्रोन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और भारी सैन्य हथियार मुहैया करवाए। साल 2025 से 27 के रोड मैप में दोनों देशों ने न केवल हथियारों की बिक्री बल्कि संयुक्त रूप से हथियारों के उत्पादन और तकनीक के ट्रांसफर को प्राथमिकता दी है। पाकिस्तान ने इसके लिए बेलारूस के सामने शर्त रखी थी। दोस्तों आपको बता दें वहीं
पाकिस्तानी सेना ने ही कश्मीरियों के हाथों में थमाई थी बंदूकें। जी हां, पीओके के नेता का सबसे बड़ा कबूलनामा, जिसने फिर एक बार खोल दिए पाकिस्तान के हुक्मरानों की पोल और भारत को दिया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर घेरने का मौका। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोले तो पीओके में जारी विद्रोह के 24वें दिन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जाक के एक बड़े नेता ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। सरदार अमन खान ने रावलाकोट ईदगाह में 80,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ के सामने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि उसी ने कश्मीर में आतंकवाद को फैलाया। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी सेना ही थी जिसने कश्मीरियों के हाथों में बंदूकें थमाई। उन्होंने ये भी कहा कि और आज वही पाकिस्तानी सेना हमें आतंकवादी कह रही है। जाक नेता सरदार अमन खान ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी ने ही कश्मीरियों को बंदूकें दी थी और आज उनमें हमें आतंकवादी कहने की हिम्मत आ चुकी है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार और आतंकवादी संगठनों के बीच साठ गांठ का भी पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि कैसे रावलाकोट के डिप्टी कमिश्नर ने पिछले साल 5 फरवरी को जैश ए मोहम्मद के एक कार्यक्रम को मंजूरी दी और सुरक्षा मुहैया करवाई थी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में हथियारों से लैस जैश के आतंकी AK-47 और तलवारें लेकर शहर में मार्च कर रहे थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओके में कई दिनों से अशांति है। महीनों से अपनी वैध मांग को लेकर डटे लोगों पर पाकिस्तानी सैन्य बलों ने बल का प्रयोग भी किया। कई मारे भी गए। बिगड़े माहौल के बीच ही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेता शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार कर लिया गया। कमेटी ने कहा है कि गिरफ्तारी से आंदोलन कमजोर नहीं होगा बल्कि और अधिक मजबूत होगा। दोस्तों, अवामी एक्शन कमेटी के इस खुलासे के बाद आतंकवाद पर पीओके से गवाही के बाद भारत को नया और तगड़ा अवसर मिल गया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अब पाकिस्तान को घेर सकता है कि भैया देखो, हम चिल्ला चिल्ला कर जब कह रहे थे कि आतंकवाद को पाकिस्तान ही बढ़ा रहा है, पीओके में कश्मीरियों के हाथों में बंदूक पाकिस्तान की हुक्मरान ही थमा रही है, तब आप मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब खुद आप देखो, पीओके की जनता साफ साफ खुलेआम ऐलान कर रही है कि पाकिस्तान ने ही उनके हाथों में हथियार थमाए हैं। और इतना ही नहीं, आतंकवादियों को मौका दिया है कि वो भारत पर अटैक कर सके। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आप यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई भी बचा नहीं सकता। इस पक्के प्रूफ के बाद अगर आप भी मानते कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान को सबूत के साथ भारत को घेरना चाहिए, भारत को कदम आगे बढ़ाना चाहिए, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिएगा अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और कमेंट में एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट पाकिस्तान लिख दीजिएगा ताकि ये जानकारी पाकिस्तानियों तक, पाकिस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचे कि भारत अब उसको छोड़ने वाला नहीं है। तो जरूर लिखेगा दोस्तों। साथ ही साथ वहीं आपको बता दें नेक्स्ट खबर, सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान जो अकड़ दिखा रहा है वो गुर्राए नहीं, क्योंकि भारत के पास है अमेरिका, रूस और चीन वाली दलील। क्या है वो दलील बता दें। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान बिलबिला रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस समझौते को टेम्परेरी रूप से निलंबित कर दिया है। अब पाकिस्तान गीदड़ भभकियां दे रहा है और सीधे तौर पर हिंसा का सहारा लेने की बात कर रहा है। लेकिन बड़ बोले पाकिस्तान को ये नहीं पता कि भारत के पास अमेरिका, रूस और चीन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक तर्क है। इसी तर्क का सहारा लेकर ये तीनों बड़े देश अंतर्राष्ट्रीय समझौते से बाहर निकल गए और अपनी राष्ट्रीय चिंताओं और हित को ज्यादा तवज्जो दी। अभी हाल ही में पाकिस्तान के मंत्री अताउल्ला तरार ने एक सेमिनार में कहा है कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी बोले तो IWT यानी सिंधु जल समझौते को संशोधित, रद्द या निलंबित नहीं कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत की चिंता, आतंकवाद पर मुंह सिल लिया। हालांकि भारतीय रक्षा विशेषज्ञों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़े देशों द्वारा किए गए समझौतों के उल्लंघन के उदाहरण देकर भारत के वैध अधिकार पर जोर दिया है और कहा है कि भारत को आतंकवाद को लेकर अपनी चिंता दूर करने के लिए हर कदम उठाने का अधिकार है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर ने एक्स पर ट्वीट करके कहा है कि अगर अमेरिका JCPOA से हट सकता है, रूस INF ट्रीटी से दूर जा सकता है और चीन दक्षिण चीन सागर पर हेग के फैसले को खारिज कर सकता है, तो फिर भारत भी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में IWT को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। ये सबसे बड़ा तर्क जो मौजूद है भारत के पास, यही सबसे बड़ा आज के समय में हथियार है कि भारत बाकी देशों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अब हमारा कहने का अर्थ यह है कि दुनिया की बड़ी ताकतों ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को तब नजरअंदाज किया या उनसे बाहर निकल गए जब वे उनके राष्ट्रीय हितों के काम के नहीं रहे। रक्षा विशेषज्ञ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर जो कि रिटायर्ड है, उनका कहना है कि ताकतवर देश संधियों का सख्ती से पालन करने के बजाय रणनीतिक या राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को ज्यादा अहमियत देते हैं। इसीलिए भारत भी IWT के मामले में ऐसा कर सकता है। जी हाँ, सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक ऐतिहासिक
ऐतिहासिक जल बंटवारा समझौता है जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। इस समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया। रावी, व्यास और सतलुज का अधिकांश जल भारत को मिला, जबकि सिंधु, झेलम और चेनाब का मुख्य उपयोग पाकिस्तान को दिया गया। दोस्तों, ये तर्क जो मौजूद है भारत के पास बेहतरीन है। ऐसे में अगर चीन अमेरिका फालतू इन मामलों में कहेगा तो भारत सीधा सीधा जवाब दे सकता है। वहीं आपको बता दें कैसे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने का फैसला लिया भारत ने। ब्रह्मोस का प्रोडक्शन 20% बढ़ा दिया, जिसमें लखनऊ का विशेष योगदान है। आपको बता दें पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा देने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन भारत में 20% तक बढ़ गया है। ऐसे में चीन भी इस बारे में जानकर परेशान हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लग चुका है। बता दें कि रूस भारत का ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत के DRDO और रशिया की NPO मशीनो स्ट्रोएनिया के बीच एक जॉइंट वेंचर के तौर पर स्थापित किया गया था। कंपनी विश्व स्तरीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन करती है, जिसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों और जमीनी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। उधर बता दें इतना ही नहीं, भारत जल्द ही संयुक्त अरब अमीरात UAE को भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें दे सकता है। दोनों देश इस पर बात कर रहे हैं, जो सुरक्षा साझेदारी के नए चरण में प्रवेश करने को दिखाता है। संयुक्त अरब अमीरात को ब्रह्मोस मिसाइलें बेचना भारत के लिए हथियारों का बड़ा निर्यातक बनने की दिशा में अहम कदम हो सकता है। इससे नई दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी सुरक्षा बाजार में अपनी जगह बनाने में मदद मिलेगी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे जमीन, समुद्र या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ये मैक 3 तक की गति से चल सकती है। ये मिसाइल रशिया और भारत ने मिलकर बनाई है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार UAE के साथ भारत की बातचीत में ब्रह्मोस के साथ साथ ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश तीर की संभावित बिक्री भी शामिल है। हालांकि अभी तक सिर्फ बातचीत चल रही है। फिलहाल कोई फाइनल समझौता नहीं हुआ है। जानकारों का कहना है कि UAE का ऑर्डर भारत के लिए प्रतीकात्मक और रणनीतिक रूप से अहम होगा। यही कारण है कि दोस्तों भारत लगातार पूरी दुनिया में अपनी ताकतवर मिसाइल का डंका पीट पा रहा है। दोस्तों, वहीं आप सभी से रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, X पर, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों जाते वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।